अस्सलाम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त MQM के आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जो मामला है वो ये है कि चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ड्यू हैं और वो अब तक कराए नहीं गए हैं। क्या मामला सिर्फ यही है या मामला कुछ और भी है? ये तो अभी हम अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे, वो कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला कामरान टिसोरी का भी है। कुछ दिन पहले जब हमने फारूक सत्तार साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिएगा। कामरान टिसोरी की वापसी फारूक सत्तार साहब का ज़ाती मुतालबा है या आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है? अगर ये मेरा ज़ाती मुतालबा हो और खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह दे कि हाँ ज़ाती मुतालबा, तो ज़ाती समझे। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह कि नहीं ये पार्टी का मुतालबा है, तो उसे पार्टी का मुतालबा समझे। यही पार्टी का मुतालबा है। ये दो चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें सोचना होगा कि हमें हुकूमत में भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये फारूक सत्तार साहब का कहना था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब इस हवाले से क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनसे हम जानेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो मामला चल रहा है आपके और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दरमियान, ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ही सिर्फ मामला है या इसके अलावा भी कोई और बात है? नहीं, कोई और बात नहीं है। तो पार्टी की जो है वो जो बातें थी वो तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी सारी। हमारे यहाँ मशावरत नहीं होती, मीटिंग नहीं होती। लेकिन एनीवे पार्टी हमें टीवी से पता चला, टीवी देख कर के पार्टी के कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टाइम हो गया है और कोई 1.5 साल से उससे टाइम मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन में। जब चौथी दफ़ा एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त की तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर बहुत सरजनिश की और टीवी पे फिर ख़बरें चली, रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की कि बहुत जो है वहाँ पर उनको डांट पिलाई गई है कि भाई जो है आप क्या जवाब पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फ़लाँ तारीख को जो है जमा कराएँ और फ़लाँ तारीख को जो है उसको हतमी फ़ैसला करें। इससे हमें टीवी से पता चला। तो फिर डेफिनेटली हम लोग सेंट्रल कैबिनेट के लोग हैं, 9 लोग हैं टोटल सेंट्रल कैबिनेट के। अब हमें हमसे ही नहीं पूछ रहे, हमसे ही बात नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन फिर आपने देखा कि जो है वो हमारे एक MNA की तस्वीर चली और उनकी जो है वो उनकी ख़बर चली कि जो पिंकी पकड़ी गई हैं, जो ड्रग सेलर्स जो हैं उनसे जो है वो ड्रग लेने वालों में जो लिस्ट में नाम है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वो फ्रंटमैन हैं, वो उनके राइट हैंड आदमी हैं, उनके साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री में बैठते हैं। वो MNA हैं हमारे, कोई उस पर डिस्कशन नहीं है, कोई उसका जो है वो नहीं है। कश्मीर में इलेक्शन हो गए, बोलते रह गए भैया मीटिंग करें, किसको टिकट देना है, पता चला एक दिन टिकट बट भी गए। तो ये इस तरह का सारा बिहेवियर है जिसमें मैं समझता हूँ कि जो है वो अब ये हमें 2 साल हो गए सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते करते। और हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए नहीं दी ना, इतनी बड़ी हमने इतने जहाद की। अल्ताफ़ हुसैन साहब को छोड़ना कोई आसान काम है? तो इसलिए थोड़ी किया था कि मेरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो मुझे वज़ीर बनना था, वज़ीर तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमें बना रखा था, पार्टी के ओहदे तो हमें दे रखे थे। उस वक्त की राब्ता कमेटी में हम थे, यानी इसका अफगानी डिप्टी कन्वीनर थे। आज की इनकी चेयरमैनशिप से भी बहुत बड़ा ओहदा था वो। तो ओहदे मसला नहीं है, हमने तो एक कॉज के लिए इतनी सारी जो है वो दुश्मनियाँ ली हैं, हमने जो है वो लड़ाई लड़ी है, हम जद्दोजहद की है। वो कॉज अगर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और फिर किससे मेरा भाई जो लीडर होता है, जो मेरा लीडर है, उसको मेरी कौम का मुकदमा लड़ना है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो एक्सटेंशन पे है। पाकिस्तान की तारीख का अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि कोई चेयरमैन जो है वो जाकर अपनी इलेक्शन के लिए एक्सटेंशन ले रहा हो। आपने सुना है कभी? पार्टी में तो चेयरमैन की इतनी रेट होती है कि उसके यहाँ इलेक्शन होती ही नहीं, तो कागज़ों पर इलेक्शन होते हैं। ये रेट होती है पार्टी में लीडरों की। अदरवाइज़ तो MP MNA जाकर एक्सटेंशन लेते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला पार्टी लीडर होगा कोई कि जो अपनी मुद्दत के लिए जाकर एक्सटेंशन ले रहा है। तो ऐसी लीडरशिप या इस लेवल की लीडरशिप मेरी कौम का, मेरे कारकुनों का, मेरे शहर का, मेरे मुल्क का मुकदमा कैसे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, कौन सीरियस लेगा? तो एक्सटेंशन वाला चेयरमैन जो है वो कैसे चल सकता है पार्टी का? ये बात और तो हमने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं है समझ। आपका सवाल ये बड़ा वैलिड है, लेकिन दूसरी तरफ अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी को सुने तो वो ये कहते हैं कि जो शख्स पार्टी के इख्तिलाफात ही बर्दाश्त नहीं कर सकता उससे इत्तेहाद ही नहीं हो सकता। तो आपका कोई इत्तेहाद तो नहीं हुआ था, आपका तो बाकायदा मर्जर हुआ था। लेकिन अब क्या मामला इस नहज तक पहुँच गए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद ही नहीं चल सकता अगर इख्तिलाफात बर्दाश्त नहीं कर सकते आप पार्टी के? तो जिस तरह आपने मुझे बिठाया ना, तो मैं तो खालिद मकबूल का नाम लेकर बात कर रहा हूँ, चेयरमैन का। उनको बिठाकर पूछें, मुस्तफ़ा कमाल का नाम लेकर बात करें। और जो वो ये मिसरों में और जैसे कहते हैं ना कि जो वो पता नहीं मैं क्या अल्फाज अदा करूँ अभी, तो बोला इस तरह इधर उधर वो ना करें, सीधी सीधी बात करें जो इंसानों को, आम आदमी को समझ में आए। खुद ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं। तो अगर जब वो मेरा नाम लेकर बात करें ना तो फिर मुझे बुलाइएगा जवाब देने के लिए।
तो अभी तो जो है वो पता नहीं उन्होंने क्या बात की, उनको खुद समझ में पता नहीं भी आई भी या नहीं आई है। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये कोई जी अब ये MQM हमारी है, हम कोई PTI से नहीं आए। ये सारे जितने लोग मिलाकर कुर्बानियाँ MQM की जो है ना, पहले ही और बाद में, वो हमारी एक तरफ रखें और सबके कुर्बानियाँ एक तरफ रखें। हमारी कुर्बानियाँ काबिशें जो है वो इनसे सबसे ज़्यादा हैं। और हम जिस MQM को छोड़कर गए थे ना, उस MQM में इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, ये हमारे कमरों में नहीं दाखिल हो सकते थे हमसे पूछे बगैर। तो अभी ये हम कोई चांद से उतरे हैं कि ये हमें जो है वो पार्टी सिखाएंगे, कोई भी हमें पार्टी सिखाएगा? नहीं भाई, हमने बबांगे दोहल बगावत की है अल्ताफ़ हुसैन से, इस कौम के लिए, इस कौस के लिए। जब तो आज मेरी कौम को रिलीफ है कि आज जराइम का जो है वो आज किसी भी गलत काम की तोहमत मेरे नौजवानों पे, मेरे शहर के नौजवानों पे, उर्दू कम्युनिटी वालों पर जो है वो मौजूदों पे नहीं लगा, क्योंकि हमने डिटैच किया अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपनी कौम से। तो मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए बात की और क्या बात की, मुझे तो समझ ही नहीं आई ये वाली बात। तो अगर वो मेरा नाम लेकर बात करें जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बुला लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या इस मामले में कहीं ना कहीं इख्तिलाफ की वजह कामरान टिसोरी साहब भी हैं? क्योंकि फारूक सत्तार साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा NFC होता है नहीं हो, 28वीं तरमीम होती है नहीं हो, हमारी रेड लाइन है कि कामरान टिसोरी को दोबारा गवर्नर बनाया जाए। फिर मैंने उनसे ये पूछा, ये आपकी ज़ाती है या पार्टी है? उन्होंने कहा ये पार्टी की है। क्या वाकई क्या मामला कामरान टिसोरी की वापसी का भी है? देखिए, मैं पार्टी का आज तो लीगल या इलीगल जो भी हमारे चेयरमैन हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं उनकी सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर हूँ। प्रोटोकॉल में उनसे पहले मेरी बारी आती है और मैं उसके बाद जहाँ भी बैठना हो, सीट लगी हो, तकरीर करनी हो, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है। मैं पार्टी का 9 लोग हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर बात होगी तो वो पार्टी में डिस्कशन होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज तक कामरान टिसोरी साहब के हवाले से कोई बात पार्टी में तो डिस्कस नहीं की है। जब मैंने फारूक सत्तार भाई का ये सारे इंटरव्यू सुने और मेरे कानों में मुझसे भी लोग पूछने लगे, जिस तरह अभी आप पूछ रही हैं, तो मैंने अनीस कायम खानी साहब को कहा, क्योंकि कि भाई ये तो मीटिंग तो होती नहीं है, बात तो होती नहीं, तो मैंने अनीस कायम खानी साहब को कहा कि अमीन उल हक साहब को फ़ोन करके जो है वो पूछिए कि वो खालिद मकबूल साहब से पूछें कि भाई ये फारूक भाई कह रहे हैं कि कामरान टिसोरी भाई हमारी जो है रेड लाइन है, तो अगर पार्टी की पॉलिसी है तो हमें भी बताएं, हम भी कहेंगे वो रेड लाइन है। मैं भी अगले दिन से कहूँगा कि हाँ कामरान टिसोरी हमारे रेड लाइन है। तो हमें तो नहीं बताया उन्होंने कि कामरान टिसोरी हमारे रेड लाइन है, तो हमें तो जो है वो जब पार्टी कहेगी कि भाई हमारी रेड लाइन है, हम भी बोलना शुरू कर देंगे। तो नहीं, ऐसी असल में बड़े, यही तो सारा मसला है। हर किसी को उसके हिसाब से उसको झूठ बोला हुआ है, उसको चूरन दे रखा है। हर किसी, हर तरफ जिसके साथ बैठ रहे हैं उसके हैं, और 2 अलग अलग लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उन 2 अलग अलग लोगों के साथ। भाई ये चालाकी, होशियारी, झूठ, मुनाफत एक टाइम पे आपके मुंह पर आ जाती है ना, घूम फिर कर आ गई ये सारी चीज़ें। इस तरह थोड़ी पार्टी चलती है। तो आप जो सवाल कह रही हैं, हमें पार्टी ने नहीं बताया। हमें भाई आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सुना है कि वो उन्होंने ये फरमाया हो कि मैंने तो फारूक सत्तार साहब का इंटरव्यू किया था, में जो है वो, सॉरी, मैंने फारूक सत्तार साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये बात की थी। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि फारूक भाई तो ये वाली बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह है ना, उनको ये बात करनी चाहिए ना, उनको ये बात करनी चाहिए। वो ये बात करें, हमें बोले, हम भी ये वाली बात करेंगे, हम भी पार्टी पॉलिसी टो करेंगे। तो ये बड़ा इसका मजाक बना लिया है, सारे अपने कंडक्ट से सबका मजाक बना लिया है। इलेक्शन आ गए हैं, लोकल गवर्नमेंट है, इतने मसाइल हैं शहर के, हम कैसे लोगों के जो है वो हुकूक दिलाएंगे? एक तरफ पिंकी की खबर चल रही है, MNA की खबर चल रही है, कुछ और मसला चल रहा है, अजीब जो है वो खराफात हैं। वो इलेक्शन, पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं, उनका एक जिम्मेदार जो है वो वॉइस मैसेज कर रहा है कि जो कारकुनान जो वोट डालेंगे पार्टी में, वो अपनी फैमिलीज़ का नाम भी शामिल कर लें। ओ यार भाई, हमें इलेक्शन कमीशन से पता चली है बात कि पार्टी में इलेक्शन होने वाले हैं, मेरी पार्टी का अपना आदमी नहीं बता रहा हमें। इलेक्शन कमीशन ने, जो अखबार में, टीवी वालों ने जब चलाया तो हमें पता चला कि अच्छा पार्टी में इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा सर, आपका जो ये मौक़िफ़ है, और जायज़ मौक़िफ़ है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन आपके इस मौक़िफ़ को कितने लोग आपकी पार्टी के अंदर सपोर्ट करते हैं? पार्टी की इंटरनल सपोर्ट आपको मेजॉरिटी के साथ हासिल है?
देखिए, ये तो ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन होने चाहिए, ये पार्टी का आइन कह रहा है। एक्सचेंज मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आपकी आइन में 4 साल लिखे हुए हैं, आपके 4 साल पूरे हो गए, इलेक्शन कराओ, वरना हम आपकी पार्टी की मेंबर्स, पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। आप इमेजिन करें कितनी खतरनाक बात है, अगर पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी तो ये MP MNA सारे फारिग हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा, मेरी डिमांड नहीं, इलेक्शन कमीशन और उस पे और अभी नहीं 1.5 सालों से कह रहा है इलेक्शन कमीशन। एक एक्सटेंशन ली है, दूसरी एक्सटेंशन ली है, तीसरी एक्सटेंशन, जब चौथी एक्सटेंशन की बात आई है, तीसरी चौथी, जब जाकर वो मीडिया में खबर छपना शुरू हुई, हमें नहीं पता है इस वाली बात का, हम तो पार्टी में हैं। अच्छा। हमें नहीं पता इस वाली बात का, आपने एक आदमी के जरिए जवाब जमा करा रहे हैं। तो आपकी सवाल का जवाब ये है कि अगर क्या हमारे पास मेजोरिटी है भाई, अगर हमारे पास मेजोरिटी नहीं होती नादिया बीबी, तो इलेक्शन करा लेते ना, एक्सटेंशन लेता कोई। अगर किसी को अपने इलेक्शन, अगर अपनी पावर का, अपनी भरपूर जो है वो हिमायत का एहसास होता या उसको कॉन्फिडेंस होता, और अगर हमारी कोई जो है वो सुनने वाला नहीं होता, तो इलेक्शन करा लेते फ़ौरन, कोई एक्सटेंशन लेता। फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप ठीक है। अब मुझे आखिर में ये बता दें कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री वाला जो डिसीजन आया, और इसको आपने बड़ा वेलकम भी किया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें एक हम्माद सिद्दीकी का नाम भी आता था। हम्माद सिद्दीकी कहाँ है सर? मेरे पास नहीं है, जब आएंगे तो उनसे पूछिएगा वो कहाँ रहे, किस जगह रहे। हम्माद सिद्दीकी जो है वो मुझे आज तो नहीं पता कम से कम, और जब पता होगा तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब पार्टी के मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अगर इलेक्शंस होते हैं और आप लोगों के बड़े ग्रुप के कहने पे, पार्टी के इसरार पे कराते हैं खालिद मकबूल साहब, तो आप भी अगले चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे? भाई क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, पार्टी में क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं, कोई पार्टी से चला रहा होता तो जो है और कोई ख्वाहिश का जाहिर करता, वो होशियारी चालाकी नहीं करता, तो इलेक्शन किसी को चेयरमैन बना लेते। चल ही नहीं रही पार्टी, क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? को अल्ताफ हुसैन है कोई यहाँ पे, या कोई इमरान खान है, या कोई जो है वो नवाज शरीफ है, या कोई जरदारी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अभी जमहूरियत है यहाँ पे भाई, और किसी का सब अपने अपने जो है वो किरदार को, अपनी कारकर्दगी को पलड़े में डालें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल के ही पलड़ा भारी होगा, तो बिल्कुल लड़ेंगे जी इलेक्शन, अगर यही तो खतरा है, वरना इलेक्शन करा चुके होते ना। आपके सवालात के जवाब आपको हालात और वाक़यात में नजर नहीं आते। अच्छा, आखिरी सवाल इलेक्शन करा चुके होते ना, आखिरी सवाल कमाल का खतरा नहीं होता तो जी। बिल्कुल ठीक है। जब आपका कमबैक हुआ था 2016 में, तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी पे बड़े उसके बाद संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि वो भारत चले गए थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था, फिर आप उनके साथ बैठ भी गए, तो वो इल्ज़ामात को आप वापस लेते हैं या उन इल्ज़ामात पे आप अभी भी कायम हैं? मैं अभी खामोश हूँ उन सारी बातों के ऊपर। हमने तो आगे बढ़ने, आगे चलने की जो है वो के लिए कौम की खातिर अपनी पार्टी बंद करके लाकर उनके पीछे लगकर कारकुन बनकर चलने के लिए तैयार हो गए। 3 सालों से सब्र कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम कौम को सफ़र करा के जो है वो एक गाड़ी में लेकर कौम को बेड़ा पार कराना है। पता चला जो ड्राइवर है ना, वो चाबी जेब में डालकर जो है वो गाड़ी से बाहर उतरा हुआ, गाड़ी नहीं चली। हम सब कौम हैं, गाड़ी में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ड्राइवर साहब आएंगे, सिपा सालार गाड़ी चलाएंगे तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे, वो गाड़ी नहीं चला रहे। तो अब ये किसी के दिमाग में खन्नास है ना कि वो गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलेगी कौम की, तो ये खन्नास जो है वो मैं उतार देना चाहता हूँ। कौम किसी की मोहताज नहीं है, हम सब लोगों ने इतना टाइम गुजारा है कि सही और अच्छा, और अपना अच्छा और बुरा समझते हैं, सही और गलत जानते हैं, और बगैर उहदों के और बगैर चीज़ों के अपने किरदार से सब कुछ चलाएंगे और चला रहे हैं। ये MQM हमारी है, ये मरकज़ हमारा है, ये कारकुनान हमारे हैं, और जो आज जिनको आज समझ में नहीं आ रही उनको कल समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। हमने बहुत सब्र किया कि चीज़ें जो है वो अपने अपने उसमें रहें, और अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा, अपने तो पॉइंट अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ वो नैरेट किया है जो टीवी पे चला है। पिंकी की खबर, सादिक इफ्तिखार की खबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीवी डब्बे चला चुका है। तो अभी लोगों को बुरी लगती है बात। अच्छा भाई, जब मैं बोल रहा हूँ तो बुरी लग रही है, वो टीवी दिखा रहा है कि जो है वो MQM के MNA जो है वो हीरोइन का जो है वो आदी था, चर्च का आदी था, आइस का आदी था, और वो सिर्फ लेता नहीं था, बेचता भी था। और मैं तो सिर्फ उसी तक की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा, मैं जाना नहीं चाहता उस तरफ। और एक खराफात है, मतलब एक बातें अजीब अल्लाह माँ। और क्या किया आपने? तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन जो है वो बस आ गई है यहाँ तक बात। तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा सारा, जैसे पहले चीज़ें ठीक हो गई हैं, ये भी ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके टाइम का गुफ्तगू। और जो मामला है, असल में मामला यही है कि चेयरमैन पार्टी के जो इंतखाबात हैं वो ड्यू हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब अगले कैंडिडेट होंगे, उन्होंने इजहार किया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे।
तो नाज़रीन, यूर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अगर इक़्तिदार शहर इक़्तिदार की बात करें तो अफवाहों का बाजार तो सारे साल ही रहता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जैसा कि सीनियर कॉलम निगार वो लिख रहे हैं, बल्कि लिख क्या रहे हैं, हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तल्ख़ होता रवैया भी हमारे सामने है। वज़ीर आज़म जमहूरियत और मीसाक़ मईशत की अपोजिशन को एक दफ़ा फिर दावत दे रहे हैं। हुकूमत के अपने सीनियर वज़रा निशानदेही कर रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ असद कैसर ने इस बात का मज़बूत जवाब दिया है वज़ीर आज़म की ऑफ़र का। क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। होने क्या जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। इसी के साथ राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मोहसिन बेग साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ, क्या होने जा रहा है? आपको इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा आने वाले दिलों में नज़र आ रहा है? कुछ लोग मईशत की बात कर रहे हैं, कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की भी बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए गुफ्तगू की हद तक पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है माशाल्लाह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अगर मेरा आप तज्ज़िया सुनना चाहते हैं तो ऐसे कोई हालात नहीं है जिससे आप गवर्नमेंट को रोल बैक कर दें और एक नया कोई निज़ाम ले आएँ या नया सिस्टम लेके आ जाएं। ये मेरे ख्याल में ये निज़ाम जो इस वक्त है, जिसको लोग हाइब्रिड निज़ाम भी कह रहे हैं, ये चलेगा, क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं है कि कोई नया ऐसा कोई निज़ाम अगर आप लेके आए। तो जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है माशी इस्तेहकाम के लिए, उसके बगैर तो किसी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो चल सकता हो। तो इस वक्त अगर आप इस निज़ाम को देखेंगे या इसमें कोई एडवेंचरिज्म करेंगे तो मेरे तज्ज़िये में तो ये दोबारा जुड़ नहीं पाएगा किसी से भी। हाँ, ये हो सकता है कि आप काबीना में कोई रद्द-ओ-बदल करें, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं होगी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फ्लोर पे कहा कि जी मसाके जमहूरियत कर लेते हैं, मसाके मईशत कर लेते हैं। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जितनी भी पार्टीज हैं पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान से बाहर, आपको उनके साथ पॉलिटिकली इंगेज होना चाहिए। गवर्नमेंट का अपर हैंड होता और उनकी बात भी सुननी चाहिए, अपोजिशन हो या दूसरी पार्टीज हों जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी नहीं है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन बनती है, ये पॉजिटिवली दोनों साइडों से ही बनती है, बिल्कुल, चाहे वो पार्टीज पॉलिटिकली पार्लियामान में हैं या नहीं है। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि आपको एंगेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऑफर करनी चाहिए। गवर्नमेंट का अपर हैंड है, उनकी बात सुने, उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको माने, तभी जमहूरियत आगे चल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो भी अपोजिशन में हो वो बहुत ही खूबसूरत स्वीट किस्म की गुफ्तगू करते हैं इलेक्शन कमीशन में। भाई आप थे तो आप ले आते चेंजेस। उस वक्त आपको याद होगा 11 रुकनी कमेटी बनी हुई थी और अपोजिशन बार बार उस वक्त इनकी गवर्नमेंट को कह रही थी इस्लाहात ले आए, ये कहते नहीं, इस्लाहात के नाम पे ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि ये रवैये तर्क होके जो हमें बेग साहब, जो हमें गवर्नमेंट में रह के सूट करता है वो हमें अपोजिशन में जाके खलता है। यही हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा होता है, इसी तरह से चल रहा होता है। इसार राना साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रवैया ख़त्म होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान में माशाल्लाह आज तक तो नहीं हुए। अगर फ्यूचर में कहीं हो जाए तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले दुआ भी करते हैं साथ में ना, अप्रिशिएट भी करते हैं और दुआएं भी करते हैं। इसाराना साहब ज़रा फरमाएगा कि जो वज़ीर आज़म ने कहा, मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कॉलम निगार ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका पॉइंट ये ज़रूर वैलिड है कि ये सिस्टम इतनी बुरी तरह से शेक करेगा कि फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है फ़िलहाल जो देखा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म की ऑफ़र को भी, और इस बात पे भी अपना ज़रूर इनपुट दीजिएगा। असद कैसर साहब ने कहा है आए करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कभी पाकिस्तान की तारीख में तो नहीं हुए। देखें, सबसे पहले तो मोहसिन बेग साहब ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे उंगली उठाई थी और इस तरफ इशारा दिया था कि ये हुकूमत जो है लंबे अरसे नहीं चलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसके ऊपर व्लॉग भी
तो जाहिर है मोहसिन बेग साहब को उस टाइम कुछ ऐसी चीजें नजर आई थी, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर मैं राणा साहब माजरत चाहता हूँ, मैंने पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। पंजाब को भी पंजाब हुकूमत ही कह रहे हैं सर। मैं भी पंजाब हुकूमत कह रहा हूँ। तो पंजाब हुकूमत वो हथेली है ना जिसके ऊपर सरसों जमाई जाती है। तो अगर हथेली नहीं रहेगी तो सरसों कहाँ जाएगी? तो बेग साहब की बात लेके मैं तो इतना मुतमईन सोया था उस रात के, बेग साहब ने कह दिया तो इसका मतलब है कि बाद में सच्चाई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेग साहब की बात 16 आने पक्की लोया तोड़ होती है। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो मैं पहली वाली बात पे खड़ा हूँ जो इन्होंने कही थी। नहीं वो ये नहीं कह रहे ऐसा नहीं है साराना साहब, वो कह रहे हैं मैंने पंजाब की बात की थी और आप भी पंजाब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो इस सारे सिस्टम का न्यूक्लियस पंजाब है ना। अगर पंजाब हिल जाता है तो फिर बाकी क्या रह जाता है पीछे? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेकाम अगर लाना है तो हमें सियासी इंसाफ करना पड़ेगा। सियासी इंसाफ के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम नहीं आया तो मईशत हमारी, आज हमारे पास गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास 1 रुपया कोई इन्वेस्ट करने को नहीं आने को तैयार। जो यहाँ मौजूद है ये हाँ, जो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड। जिनाज़ी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मोहसिन बेग साहब, ये जुमले सीरियसली कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो, माशी इस्तेहकाम हो, मीसाक़ जमहूरियत हो जाए, मीसाक़ मईशत हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए? जो डिमांड अपोजिशन को आप दावा देते हैं, लेकिन अपोजिशन की जो डिमांड्स हैं क्या वो फुलफिल करने की आप कैपेसिटी रखते हैं या आप अथॉरिटी रखते हैं? देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। राणा साहब ने उधर तो इशारा नहीं किया, लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मुल्क में एक हकीकत है। और जो सियासतदान है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, बड़े बड़े माचो, बड़े बड़े इनकलाबी आपने देखे होंगे, वो सारी जो कुव्वत ड्रॉ करते हैं वो वहीं से करते हैं। ठीक है जी। और कोई ऐसा लीडर, मैंने तो मैं अब 65 ईयर्स ओल्ड, 40 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए, मुझे नहीं कोई ऐसा सियासतदान मिला या मैंने देखा नहीं है जो वहां से पावर ड्रा ना करता हो। तो बात यह है कि वो हकीकत है, आपने अगर इस मुल्क में सियासत करनी है, उनके बगैर आप नहीं कर सकते, सिंपल। और जिनका जो माजी में हमने देखे हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो भी वहीं से अप्रूवल लेते थे। और जो अपोजिशन का हाल, ये लोग जो भी इक़्तिदार में हो, अपने ओपोनेंट्स का हाल जो वो लोग करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि उसको खत्म करें। आप अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। पॉलिटिक्स आपने करनी है तो पॉलिटिशियनों के साथ ही मिलके करेंगे ना। आप उधर से जाके पॉलिटिक्स नहीं कर सके। डिवाइड जो अगर आपके अंदर है उसका बेनिफिशियरी कोई और है। तो आपको सोचना है कि हमने पॉलिटिकली पार्लियामान को स्ट्रॉन्ग करना है। वो किस तरह करना है वो आपके सामने है, वो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो जब जो भी इक़्तिदार में बैठा होता है वो मजे लेता है। अब आप देख लीजिए जिस पार्टी का, हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में मैंने बहुत, मेरे तल्लक भी वहां पे बहुत हैं और मैं क्लोजली उसको मॉनिटर भी किया। बिलीव करेंगे कि नून लीग ने गवर्नमेंट बनानी थी और बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से 1-2 हल्कों में अगर कहीं ट्रबल है जिसके इलेक्शन रुके। देखिए, पाकिस्तान में सारा ब्लेम आप एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को नहीं देते, हम खुद ऐसे ही हैं। हम कौन से दूध के, ये करप्ट नेशन है, मेंटली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं। इसमें आप कहें कि जी इधर दूध की नहरें बह जाएं, तो भाई कोई रियलिटी की बात करें ना आप। अब गिलगित बल्तिस्तान में वो पीपल्स पार्टी जीती। अब ये जो जितने दिन डिले हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नून लीग वाले, वहाँ के जो लोकल नून लीग थी, उसने कहा कि हम आज़ाद और आगे पीछे कर के नंबर पूरे करते हैं, लेकिन यहाँ से मना कर दिया गया कि नहीं। ठीक है। और जो बिलावल साहब की स्पीच थी वो फ्रस्ट्रेशन थी कि यार इतने दिन जब क्लोज करना है तो क्यों नहीं।
लेकिन और उन्होंने उनकी कहा नहीं नाराजगी भी थी क्लोज कि बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे बेसिकली कि ठीक है, आपने कहा कि हुकूमत तो कहीं भी नहीं जा रही, हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, वो अपना टाइम टेन्योर पूरा करेगी, लेकिन कैबिनेट में चेंजेस की भी बातें आ रही थी। आपने एक जगह पर उस पर नोटिस भी शायद पैमरा का मिला, आपने कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कोई बात बोल दी थी, लेकिन कुछ कैबिनेट मेंबर्स भी चेंज होने की इत्तलात हैं। देखिए नोटिस शायद मुझे नहीं मिला। नहीं वो उस चैनल को मिला। वो देना मुझे चाहिए था उनको, चैनल का तो खैर कोई कसूर नहीं है उसमें। नोटिस देने वाला जमा ही कोई नहीं है दुनिया में। नहीं राणा साहब बड़ी मेहरबानी। एक साहब को कोई नोटिस दे वो पाकिस्तानी किसी की मजाल ही नहीं की। नहीं मैं राणा साहब, वैसे मैं आपको राणा साहब मैं पर्सनल गुफ्तगू ना किसी के बारे में करता नहीं हूँ, मेरा स्टाइल ही नहीं है। लेकिन मैं उन साहब से, उन्होंने जो भी इक़दाम किया IMF के साथ मिलके, उससे हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। हमारी 200-250 इंडस्ट्री बंद हो गई, और अभी भी मैं उनको कह रहा था कि आप इंडस्ट्री को रिलीफ दें, आप बिजनेसमैनों को रिलीफ दें, लेकिन नेचुरली वो जितना दे सकते थे उन्होंने दिया। हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन आपको मोहसिन बेग साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मेरा अंदाज नहीं है, किसी के लिए पर्सनल गुफ्तगू नहीं करता, तो आप रिग्रेट कर रहे हैं आज, नहीं करना चाहिए था? नहीं मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, मैंने कोई झूठी बात की भी नहीं है। चले खैर, ऐसा नहीं है, मैं बोतान नहीं लग रहा। बस इतना ही काफी है सर, हमें नोटिस नहीं चाहिए। नहीं मैं देखें। अच्छा काबीना का बताएं सर, कोई चेंजेस होने जा रही हैं? जी बिल्कुल चेंजेस होंगी, कैबिनेट में रीशफल होगा। मेरा ख्याल में कैबिनेट की परफॉर्मेंस जो है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जितनी भी गवर्नमेंट्स देखी हैं, सर रीशफल से कुछ भी नहीं होता, रीशफल से कुछ नहीं होता। जिसने एक मिनिस्ट्री में परफॉर्म नहीं किया वो दूसरी में जाके क्या करेगा? ये तो सब हमने साल साल चीजें देखी। ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी नए लोगों को शामिल करें, और परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होता है। अगर आप टीमों का मैच भी देख लें तो जो डिसाइड करता है कैप्टन कि आप इसको विड्रॉ करें और नए को भेज दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में ये होता है, अमेरिका जैसे मुल्क में होता है, सारी दुनिया में होता है। अगर आपने बेहतर परफॉर्मेंस लेनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और किसी को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि राणा साहब की तरफ जाऊँ, मुझे से भी बताएं, आने वाले दिनों में चले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सही, PTI को स्पेस मिलेगी? इमरान खान से किसी की मुलाकात हो सकेगी? देखिए मुझे मेरे इख्तियार में तो है नहीं, लेकिन उनका जो अपना बिहेवियर है खान साहब का या उनकी फैमिली का, मैं उनकी सिस्टर्स के बारे में बहुत एडुकेट था कि उनकी मुलाकात फैमिली की ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी बाहर निकल के पॉलिटिक्स के ऊपर सारी स्टेटमेंट्स दे दी और मैसेजिंग शुरू कर दी, तो नेचुरली। लेकिन अगेन मतलब आप सारी बिसाइड एवरीथिंग बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, और उनकी PTI जो पार्लियामान में हर जगह मौजूद है, उनसे बात भी होनी चाहिए। उनके अगर कोई जायज़ मुतालबात हैं वो मानने चाहिए गवर्नमेंट को, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैदान है, जब इलेक्शन आएंगे आप मुकाबला करिए, ठीक है। अदरवाइज पार्लियामान में तो उनको स्पेस मिलनी चाहिए। अब इसार राणा साहब, मामला ये है कि पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं है। GB का जो भी सूरत हाल रही, प्लस जो इमरान खान से मुलाकातें नहीं हैं, ऐसे में फिर इलेक्शन कमीशन की वो बात कर रहे होते हैं, फिर वो फ्री एंड फेयर की बात कर रहे होते हैं, वो हुकूमत के लिए नामुमकिनात में से है। तो फिर कैसे सियासी इस्तेहकाम और मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत होगा? एक तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सिर्फ वुज़रा शफल हुए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दो गंदी जुराबें हों तो हम दाएं वाली जो है बाएं में पहन लें और बाएं वाली दाएं में पहन लें, बदबू वहीं कायम रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस निज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वुज़रा के चेहरे बदल देंगे, इससे किसी आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा, और आम आदमी के ग्रीवेंसेस जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये कि देखें, बेग साहब कह रहे हैं ना कि PTI ने तो अपने दौर में ये तो हर हुकूमत जो है जो भी पाकिस्तान में आती है वो सब अपनी खाल को देखती है, लेकिन इसके बावजूद PTI ने तो कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर ले, इलेक्ट्रिक वो काउंटिंग वो जो मशीन है वो लगा लेते हैं, यही हल होते हैं ना आगे बढ़ने के। तो वो तो उस वक्त की अपोजिशन ने इनकार किया। जितने लोग निगेट करने आए थे आज उनकी अपनी सियासत खत्म हो गई।
नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई, वो जिनेवा में जाके बैठ गए। जरदारी साहब की सियासत खत्म हो गई, उन्होंने बिलावल को आगे कर दिया। अल्लाह मरियम साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। पीटीआई को माइनस करके आप कभी भी सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते। आपको सियासी इस्तेकाम लाना है, आप उनके साथ बैठे। अगर अमेरिका और ईरान के सालसी करा सकते हैं तो अपने लोगों से हम बात क्यों नहीं कर सकते? हमें बात करनी चाहिए। मुस्लिम बेग साहब, लास्ट कमेंट अगर आप वन लाइनर दें, वो कहना आप सालसी करा रहे हैं, जंगों करा रहे हैं, ईरान अमेरिका की करा रहे हैं, अपने लोगों से क्यों नहीं कर सकते? अपने लोगों से करनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों का बिहेवियर जो है, अब तो सर एक्स अकाउंट भी खामोश है ना, अब तो कैद तन्हाई में है। तो मेरा ख्याल है नहीं जलसा मुलतवी नहीं किया उन्होंने। जब अमेरिकन आ रहे थे तो हुकूमत की दरखास्त में उन्होंने जलसा मुलतवी किया। हाँ। देखिए, एक बात तो जहन में रख लें, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। सर वन लाइनर दीजिएगा बेग साहब, माजरत टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ जरा वन लाइनर दे, क्रिस्पी सा आंसर दे दे प्लीज। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़के इस मुल्क में सियासत करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इमरान खान अब तो नहीं लड़ रहे, अब तो नहीं लड़ रहे। लड़ लिया ना, अब डिफीट होगी तो डिफीट वाले के साथ तो बात नहीं होती ना। आप जोर लगाएं, आपने बहुत जोर लगाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी हम ना ही समझे, आप सियासतदानों से बात करें, फिर फ्यूचर में कहीं उधर जाएंगे। वो कहते हैं मैंने बात पिंडी वालों से करनी है, सियासतदानों से नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, बात करने के लिए तैयार नहीं आप। ओके फाइन। कोई कमेंट करना है इसा राना साहब? वन लाइनर नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि अगर वो हार चुके हैं तो फिर रोला किस चीज का है? कोई रो नहीं रहा जी। कौन रो रहा है? आपको रोता कोई नजर आ रहा है? रोला बेग साहब, रोला तुसी भूल जाओ ओनू, कोई रोला नहीं है। अगर उनके बगैर इस्तेकाम आ सकता होता तो अब ये क्यों आप इधर है, मैं भी इधर हूं, इस्तेकाम आएगा। चले इस्तेकाम आएगा, आने वाला होगा तो 4 साल में लाता। हम यही सुन रहे हैं, चले 4 साल से यही सुन रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मोहसिन बेग साहब, इसा राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।